दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र में चुनाव है और इस चुनाव में एक बड़ा बवाल है। अब बवाल सामने ये निकल कर आ गया है कि जो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और आने वाले भावी मुख्यमंत्री के तौर पर जो बीजेपी बोल रही है, उनके पास ही एक बड़ा सदमा लग गया है। एक इतना बड़ा झटका उनको मिला है कि जिसके चलते चुनाव के बीचों बीच परिस्थिति पलट रही है, बदल रही है। लेकिन इससे क्या चुनाव में एक बड़ा तब्दीली आ जाएगी? क्या पूरा खेल पलट जाएगा? बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ऐसा क्यों हुआ है उनके साथ? ये बात खुद सुनते हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारती जी से। उन्हीं के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा सवाल ये है सर कि देवेंद्र फडणवीस क्यों फंस गए चुनाव के बीचों बीच? आखिरकार उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सबसे ज्यादा देवेंद्र फडणवीस की 50 रैलियां लगाई गई हैं। उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर सामने रखा जा रहा है। उनके लिए अमित शाह ने यह तक बोल दिया है कि भाई एक नाथ शिंदे और उनके अलावा अजीत पवार दोनों में से कोई भी मुख्यमंत्री बनने का सपना तक ना देखे। और ऐसी परिस्थिति में देवेंद्र फडणवीस जो है वो खुद ही फंस गए हैं। ऐसी परिस्थिति उनके सामने आ गई है। यहाँ पर आरएसएस भी उनके लिए फुल बैटिंग कर रही है। अमित शाह चाहते हैं कि वो महाराष्ट्र तक ही शायद बिजी रहे, दिल्ली तक ना आए, तो बेहतर है उनको मुख्यमंत्री बना करके ही व्यस्त कर दिया जाए, क्योंकि उनकी केंद्र में आने की बड़ी संभावनाएं जताई जा रही थी। लेकिन सर, अभी क्या हुआ है ऐसा कि फडणवीस फंस गए हैं? क्योंकि वो फंस गए तो बीजेपी का चुनाव फंस जाएगा। विनीता जी, आपका अभिवादन। अब आपने जो सवाल पूछा है, इस सवाल के पीछे कई सारे पेच हैं जो आपको जो आपको अपने दर्शकों को जानने का मौका देना चाहिए। पहली चीज तो दर्शकों को ये समझना चाहिए कि बंबई का महत्व क्या है। इस समय प्रधानमंत्री जी ने पूरी कोशिश की कि बंबई का जितना व्यापार है, चाहे फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं, वो गुजरात में शिफ्ट हो जाए। अहमदाबाद में सारे यहाँ के बड़े पैसे वालों ने अहमदाबाद में जगह ले ली है और वहां पहुंच गए हैं बंबई के। लेकिन और दूसरी तरफ बंबई का जो हीरा उद्योग जिसका नाम था, वो यहाँ से उठ करके सूरत चला गया। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, बंबई देश की आर्थिक राजधानी है। आज की तारीख भी बंबई में ही पैसा है। बंबई में ही अभी जिसको आर्थिक राजधानी कहते थे, वो भी टूट नहीं पाई है। और दूसरी तरफ गुजरात से धीरे धीरे लोग बंबई वापस आ रहे हैं। सबने बंबई में भी अपना ठिकाना बना रखा है, अपना बिजनेस बना रखा है। उसका एक सब ऑफिस उन्होंने अहमदाबाद में खोल दिया है। आदित्य ठाकरे ने इस सवाल को उठाया कि बंबई का जितना भी हिस्सा है उद्योग का, जो हमारे यहाँ है, उसको आप वहां क्यों ले जा रहे हैं? आप चाहे किसी भी तरीके के कारखाने हों, जो यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसको आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि गुजरात में लगाओ। आदित्य ठाकरे ने गुजरातियों और महाराष्ट्रियों की बात नहीं की, उन्होंने बंबईकर की बात की कि बंबई का जो हिस्सा है वो मिलना चाहिए। बाकी आप जो भी चाहे आप गुजरात में लगाएं, गुजरातियों के लिए लगाएं, वो आपकी मर्जी है। और जहाँ तक अडानी साहब का बात है, अब की बात है, अडानी साहब को तो इतनी बड़ी चीज दे दी है जो शायद उनको मिल पाएगी या क्या हो पाएगा, नई सरकार आएगी तो, अगर आई तो। जो उनको पूरा धारावी सौंप दिया गया है कि आप यहाँ पर मकान बनाइए, बिल्डिंग बनाइए और इतना इनको दीजिए और बाकी सारा आप बेचिए बाजार में। तो ये जो अडानी साहब को बंबई सौंपा गया है, ये बंबई में बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है कि सारा सारा का सारा व्यापार बंबई का अडानी की देखरेख में जाने वाला है, जिसकी वहां पर बहुत आपस में चर्चा है और इसको लेके गुस्सा है। अब बंबई चूंकि आर्थिक राजधानी है, तो जो बंबई के लोग हैं उनमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है, जिनके पास पैसा है? जाहिर है देवेंद्र फडणवीस बहुत इंपॉर्टेंट थे, गडकरी जी इंपॉर्टेंट थे, तीसरा नाम पीयूष गोयल का है। गोयल पहले अपने पिताजी की तरह से भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे और मेन फंड कलेक्टर के रूप में पीयूष गोयल का नाम है। पीयूष गोयल इस समय बंबई में सारे पैसे का इंतजाम कर रहे हैं। और मैंने जिक्र किया, मैं दोहराता हूँ कि श्री देवेंद्र फडणवीस परेशान हो गए हैं। उनके एक बड़े फाइनेंसर का हृदय गति रुकने से अमेरिका में देहांत हो गया और देवेंद्र जी को नहीं पता है कि वो जो उनके अपने, क्योंकि उनके बहुत बड़े सपोर्टर थे, लोग मानते हैं कि उन्होंने बहुत पैसा कमाया देवेंद्र जी के जरिए से, फडणवीस जी के जरिए से।
और वो पैसा उन्होंने देवेंद्र जी की पॉलिटिक्स के लिए रखा था। लेकिन अब वो पैसा कहाँ है कोई नहीं जानता। इसलिए बंबई के राजनीतिक गलियारों में या दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में ये साफ हो गया है कि इस समय व्यक्तिगत रूप से देवेंद्र फडणवीस एक तरीके से बैंकरप्ट हैं। जो उनके पास थोड़ा बहुत पर्सनल इधर-उधर होगा वो है, लेकिन राजनीतिक तौर से नहीं है। और मैं फिर दोहराता हूँ कि जिसको मुख्यमंत्री बनना होता है, उसे पार्टी के पैसे के अलावा अपना पैसा भी खर्च करना पड़ पड़ता है। श्री पीयूष गोयल इस बात को समझते हैं, इसीलिए उन्होंने एक काम किया है कि इस समय पार्टी की तरफ से जितना पैसा खर्च किया जा रहा है चुनाव में, वो पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। उस पैसे को भारतीय जनता पार्टी या पीयूष गोयल भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए, उम्मीदवारों के लिए पैसे को दे रहे हैं। और इस पैसे में वो कोई भी हिस्सा न शिंदे के लोगों को दे रहे हैं, शिंदे के उम्मीदवारों को, और न कोई हिस्सा उन्होंने अजीत दादा पवार के लोगों को दिया है। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को पैसे दे रहे हैं और बड़ा पैसा दे रहे हैं, बहुत पैसा दे रहे हैं। तो इसमें व्यक्तिगत जो भी उनकी अ, परेशानी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा है और इस पैसे को पीयूष गोयल साहब इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि अगर बंबई हाथ से निकल गया, तो उनके धन की कई नसों में से कुछ नसें बंद हो जाएँगी। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, 2 धमनियाँ हैं, कुछ दिमाग में जाती हैं, दिल में जाती हैं, उनमें से एक-एक, 2-2 बंद हो जाएँगी और बंद होने से फिर आपको स्टंट लगवाना पड़ता है या बाईपास कराना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति से बचना चाहती है, इसलिए शायद पीयूष गोयल सर, जी आपने नस बुरी बंद होने तरह की बात की है, आपने हार्ट अटैक की तो बात ही नहीं की यहाँ पे। मुझे लगता है ये हार्ट अटैक की परिस्थिति हो जाएगी। तो अब स्टंट ने अगर काम नहीं किया और बाईपास हुआ, तो हर आदमी बाईपास से बच थोड़ी जाता है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो जो आपने अभी पैसे की बात की, मैं उसके बारे में कह रहा हूँ। भले ही फडणवीस साहब का फाइनेंसर खत्म हो गया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने हर उम्मीदवार को तिगुना, चौगुना, पाँचवाँ जो बाकी लोग हैं, उनसे ज़्यादा पैसा दे रही है और प्रचार पे भी खर्च कर रही है। क्योंकि भारतीय बहुत जनता पार्टी इस चीज़ को जानती है कि अगर बम्बई उनके हाथ से निकल गया तो बहुत कुछ उनके हाथ से निकल जाएगा। और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे जिस तरह ग्राउंड के ऊपर वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो अपनी जनता के बीच में अपनी साख को बनाए हुए हैं। और उस साख को बनाने की एक सबसे बड़ी वजह है कि वो जिस तरीके से पब्लिक उनके साथ है, जो बाला साहब ठाकरे की समर्थक हैं, वो शिंदे को नहीं असली शिवसेना मान रही है, वो अभी भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को अपना मान रही है। तो ये चुनाव, वो ये भी कह रहे हैं कि ये चुनाव साबित करेगा कि हिंदुओं का नेता कौन है, भारतीय जनता पार्टी है, शिवसेना है। वो ये भी कह रहे हैं कि लोगों से कह रहे हैं कि हम असली शिवसेना है, ये भी तय होगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम तो अपने पिताजी की फोटो देते हैं। आदित्य ठाकरे का बयान है कि हम शिंदे साहब से अपील करते हैं कि वो शिंदे साहब से अपील क्यों, वो पब्लिक से कह रहे हैं कि मैं शिंदे से अपील करता हूँ, अपने पिताजी का फोटो क्यों नहीं वो लेके सामने आते? मेरे पिताजी का मतलब मेरे दादा का फोटो क्यों सामने लेके आ रहे हैं? ये आदित्य ने कहा है, आदित्य ठाकरे जी ने, जो कि पिछली बार मुख्यमंत्री बनते-बनते रह गए थे, लेकिन इस बार हो सकता है वो मुख्यमंत्री बने और उद्धव जी दिल्ली में आएँ। दिल्ली की राजनीति करें, ये संभावना है। पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बहुत ही कशमकश का एक मुश्किल दौर है, जिस दौर में उसे, अगर पीयूष गोयल कहीं कल बीमार पड़ जाएँ, तो पीयूष गोयल के न रहने से भारतीय जनता पार्टी का पूरा चुनाव प्रचार चरमरा के बैठ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर सर यहाँ पर परिस्थितियां जो हैं, पीयूष गोयल और जैसे अभी फडणवीस के जो फाइनेंसर है उनकी आपने बात की है, इस वक्त बहुत बड़ी फंडिंग का काम जो है वो लोग कर रहे थे और पीयूष गोयल तो स्पेसिफिकली अभी कर रहे हैं इस वक्त। तो ये जो बड़ी फंडिंग है पीयूष गोयल के द्वारा ही यहाँ पर बीजेपी में इस वक्त आ रही है या और भी कुछ सोर्सेज है जो कि इस वक्त जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है यहाँ पर? देखिए, बम्बई के बहुत सारे बिज़नेसमैन इस समय कन्फ्यूज़्ड हैं। पब्लिक कन्फ्यूज़ नहीं, लेकिन बिज़नेसमैन कन्फ्यूज़्ड हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो अगर 60% मदद भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं, तो 40% मदद वो उन लोगों की भी कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। और
अजीत दादा पवार के इस बयान के बाद, और आपको मालूम होगा कि अजीत दादा पवार के ऊपर ईडी का कितना बड़ा शिकंजा, कितना बड़ा मुकदमा चल रहा है, जिसको कि जी। ईडी ने अब क्लियर कर दिया है कि अजीत पवार के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। तो आज अजीत पवार जी को, कल अजीत पवार जी का ये कहना, परसों, और कल शिंदे जी का कहना, ये बताता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ नई चीज, कोई नई खिचड़ी पक रही है, और जिसका शायद अगले 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तब बीतेंगे जब इसका और खुलासा हो जाएगा। क्योंकि अगर शिंदे साहब और एक अजीत दादा पवार ने एक साथ कैंपेन करना शुरू किया, तो हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच में फूट पड़ चुकी है। हम्म। तो यहाँ पे बहुत सारी गुत्थी अभी उलझी हुई है। लोग सोच रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी और महायुति जो है, दो हिस्सों की बातें हो रही है, लेकिन ये सब चीजें आपस में काफी उलझी हुई हैं। यहाँ पर बड़ा सवाल यही है सर, आपको लगता है कि यहाँ पर नितिन गडकरी उतना बड़ा रोल प्ले करेंगे या अमित शाह कर रहे होंगे इस चुनाव में? अगर क्योंकि क्रेडिट अगर मिलेगा तो मुझे लगता है कि सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही लेंगे, और अगर क्रेडिट नहीं मिलेगा तो शायद देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी पर ठीकरा पड़ा जाएगा। वो तो हमेशा से होता है। सारे राजनीति में चर्चा है नहीं कि सफलता है तो इनकी है और असफलता है तो स्थानीय नेताओं की है। जी। तो यानी कुल मिला करके यहाँ की परिस्थितियां जो है वो बहुत ही डावाडोल हो गई हैं, और खासतौर से देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री का चेहरा है और जिनको अच्छा खासा पैसा खर्च करना है, और उस वक्त में इतना बड़ा सेटबैक उनके साथ है, ऐसे में पार्टी फंडिंग से भी अगर उनको पैसा मिलना है तो उसके लिए भी अप्रूवल जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ही थ्रू चीजें होंगी, लेकिन वो कितना कॉपरेट करेंगे इसकी इंफॉर्मेशन अभी शायद नहीं है सर। विनीता जी, मैं एक चीज आपको याद दिला दूं कि अब तक श्री आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद से हटाए जा चुके होते, क्योंकि उनको जो लोकसभा में 37 सीटें मिल गई अखिलेश को, वो उनके खिलाफ बहुत बड़ा चार्ज था। और खासकर उनके दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो दिल्ली ही बैठे रहे, वो योगी जी के किसी कार्यक्रम में गए ही नहीं। हम्म। बचे वो इसलिए हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को हारने से बचाने का श्रेय योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। जब बनारस में वोटिंग हो रही थी, 7 दिन से योगी जी वहां बैठे थे, और उन्होंने येन केन प्रकारन या जिसको कहें कि हर तरह के साम दाम दंड भेद का सहारा लेकर के उन्होंने योगी जी को जितवाया 1.5 लाख वोट से। अगर कहीं प्रियंका गांधी का वहां खड़ी हो गई होती तो योगी जी वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी शायद जीत ही नहीं पाते। तो प्रधानमंत्री को ये मालूम है कि उनकी जीत के पीछे कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर पाठक जी या दूसरे वाले नहीं है। वो उनकी जीत के पीछे सिर्फ एक आदमी है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आदित्यनाथ जी मोदी जी की वजह से समय बचे हुए हैं, क्योंकि उनका एक तरीके से व्यक्तिगत एहसान है प्रधानमंत्री जी के ऊपर। 1.5 लाख की जीत एक प्रधानमंत्री की कोई जीत होती है क्या? तो बिल्कुल सर। इसलिए योगी जी इस समय प्रधानमंत्री जी की वजह से बचे हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी योगी जी की वजह से इस समय प्रधानमंत्री है। तो ये अनन्योन्याश्रित, एक जो अपने यहाँ शब्द है हिंदी में, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है ना, वो उत्तर प्रदेश में स्थिति बन गई है। इसलिए महाराष्ट्र में योगी जी जो भाषा बोल रहे हैं वो संघ की भाषा बोल रहे हैं, संघ की सहमति से बोल रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जिसको अजीत दादा पवार और एकनाथ शिंदे समझ चुके हैं कि अगर ये भाषा आएगी तो मराठी मानुस, इसको महाराष्ट्र का रहने वाला कहते हैं, क्योंकि वहाँ शिवाजी का सेनापति कौन था? मुस्लिम था। शिवाजी का जो प्रधान सेनापति तो मुस्लिम मुस्लिम थे, और मुसलमानों को बहुत सपोर्ट किया था। तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ शिवाजी हो, चाहे संतों की धरती है, ज्योतिबा फुले की धरती है महाराष्ट्र, तो वो उन्होंने जो ये जो विद्रोह किया है वो यही मान के किया है कि अगर हमने विरोध नहीं किया तो कहीं एक तरफा साधारण मराठी कहीं उद्धव ठाकरे की तरफ में चला जाए, गठबंधन की तरफ में चला जाए। तो इसलिए शायद इन लोगों ने ये किया है।
और इसको लेकर के बीजेपी अब आगे क्या करती है, जैसे मैंने कहा, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत दिलचस्प। आपने बात भी बहुत दिलचस्प बताई है सर, कि मोदी को बचाने वाले योगी हैं, वरना मोदी आज प्रधानमंत्री नहीं होते। और इसी चक्कर में योगी ने खुद को भी बचा लिया और अभी तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन कब तक ये परिस्थितियां चलती है, क्योंकि राजनीति बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कब बदल जाती है और ये तय होता है कि एक दिन तो डाउनफॉल होता है। तो परिस्थितियां कब बदलेंगी और इस चुनाव के बाद कितने बदलेंगी, ये भी दिलचस्प होगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।